अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल आप लोगों के। मैं सबसे पहले जानना ये चाहता हूँ कि आप में से कौन लोग हैं जो अब यूट्यूब शुरू करना चाहते हैं एज अ प्रोफेशन। अच्छा, जो पिछली रोज़ हैं वो यूट्यूब पर चलाना चाहते हैं। जो लोग मुझे नहीं कभी फॉलो कर सके उनको बताता चलूँ, मैं बेसिकली जर्नलिस्ट था, मेन स्ट्रीम मीडिया में काम किया मैंने, और आफ्ताब इकबाल साहब का किसी ज़माने में मैं कार ख़ास था। उनकी बड़ी मेहरबानी है, मेरे उस्ताद हैं, आज भी बहुत मोहब्बत दी, बहुत कुछ सिखाया उन्होंने। फिर वक्त के साथ मैंने नोट किया कि अब ट्रांजिशन होनी चाहिए। मेन स्ट्रीम मीडिया तंग कर रहा है, सैलरीज नहीं है, इंक्रीमेंट नहीं है, इश्यूज़ बहुत हैं, खुल के बात आप नहीं कर सकते। तो मैंने कहा चलो डिजिटल मीडिया कुछ करते हैं। तो लेकिन सिर्फ ये ख्वाहिश थी। एक दिन छोटा भाई मेरे पास आया, मुझे कहता भाईजान आप यूट्यूब पे काम क्यों नहीं करते। मैंने कहा यार 2009 से मेरा यूट्यूब पे चैनल है, उसको सिर्फ मैंने एक आर्काइव वैल्यू के लिए रखा हुआ था। तो मैं कहा मुझे इसका फ़ायदा क्या है। कहता भाईजान थमंटू। मैंने कहा वो कहाँ से। कहता है इश्तेहार ऐसे ही आते हैं। कैसी बात है कि हम मेन स्ट्रीम मीडिया में होते हुए 2017-18 तक ये नहीं जान पाए थे कि यूट्यूब अच्छे खासे पैसे दे रहा था तब भी। एनीवेज ऐसे ही मजाक मजाक में शुरू कर दिया, और कोई सेट नहीं लगाया, कोई पैसे नहीं लगाए, कोई कैमरा नहीं लगाया, कोई मोटरसाइकिल पे खज्जल नहीं हुए, कोई लोगों की मिन्नतें तरले नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड कि अपने घर में अपने ही एक मोबाइल से शुरू किया काम, और अल्लाह ने ऐसी जाग लगाई कि वो मैं सोचता था। एक हमारे दोस्त हुआ करते थे, वो कहते थे अल्लाह ताला से रिज़्क़ करीम मांगना चाहिए। रिज़्क़ करीम वो रिज़्क़ होता है जो आसान रिज़्क़ होता है, कि वसी होता है, उसमें बरकत होती है, लेकिन आपको बहुत मुश्किल में और तरद्दुद नहीं करना पड़ता। और मैं हमेशा सोचता था यार ये हमेशा रिज़्क़ करीम का कहता है, बड़े लोग कहते हैं कि आपको मेहनत करनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने कोई मेरे माँ बाप की दुआएं थी कि वाकई रिज़्क़ करीम दिया। जैसे ये साहिबान हमारे दोस्त बड़ी मुशक्क़तों का जिक्र कर रहे थे, ऐसी कभी मुशक्क़त नहीं हुई, अल्लाह ताला ने वहाँ से नवाजा जहाँ से हम सोच भी नहीं सकते थे। तो नए लोग जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप ये सोचें कि आप कौन सा कंटेंट बना सकते हैं और कितना अरसा बना सकते हैं। नए लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कि ये कोई महीने 2 महीने का काम नहीं है। अगर आप 1000 एपिसोड बना सकते हैं ना अपने मुतल्लिका कंटेंट की, तो आप सिर्फ फील्ड में आइए। अगर आपका कंटेंट 25, 30, 35 एपिसोड के बाद ख़त्म हो जाता है ना, तो ना अपने पैसे ज़ाया करें, ना अपना टाइम ज़ाया करें, ना अपने वालिदैन का पैसा ज़ाया करें। क्योंकि आपको यूट्यूब के ऊपर अगर सिर्फ रहना है, बहुत पैसे नहीं भी कमाने, मुनासिब सा गुजर बसर आपने करना है, तो आपको हर अल्टरनेट डे पे कम से कम एक वीडियो डालनी होगी। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो उस सिलसिले में अब अल्टरनेट डे का मतलब है हफ्ते में आपकी 3 से 4 वीडियोस आनी चाहिए। और फिर नए लोग आते हैं जी, हर बंदा पॉलिटिक्स को पकड़ लेता है। तो पॉलिटिक्स के अंदर तो आगे इतना गंद पड़ा हुआ है, कौन सा बड़ा एंकर है या हमारा कोई भी रिपोर्टर है या इवन कैमरामैनों ने अपने चैनल बना लिए माशाल्लाह, तो लोग उनको छोड़ के आपको क्यों सुनेंगे, या आपके पास ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी होगी जिसकी खातर लोग आपके चैनल के पास आएंगे। हाँ, एक काम हो सकता है कि आप सिर्फ झूठ बेचें, ठीक है, वो आपके अपने ज़मीर पे डिपेंड करता है कि आप झूठ कितना बेच सकते हैं। मैं समझता हूँ अगर मैं झूठ बेचना शुरू करूँ तो शायद मैं 4 टाइम ग्रो कर सकता हूँ। मैंने यूट्यूब पे देखा है वैसे कि अब यहाँ के एक राजा इब्राहिम नाम के कोई रिपोर्टर हैं, शायद पब्लिक न्यूज़ के हैं, मुझे कोई डाउट नहीं हो कहने में। एक दिन मैंने उनको चैनल देखा, आप यकीन करें वो बंदा गुज़िश्ता 10 दिनों में मुसलसल इमरान खान को आज़ाद करवा चुका है। हाँ, उसके और उसका हर थंबनेल रोज़ाना, बेशर्मी की इंतहा, माफ़ करें, रोज़ाना की उसकी वीडियो पे थंबनेल जो है ना, इमरान खान के लिए गेट के दरवाजे खुल गए, ये हो गया, दौड़े लग गई और इस्लामाबाद। और मैंने एक दिन ना सिर्फ उस क्यूरियोसिटी में देखा कि आखिर बंदा बेच क्या रहा है। तो बेच सिर्फ उस दिन की खबर रहा है जो भी अदालत की कार्रवाई है, लेकिन झूठ बोलने के लिए थंबनेल ये लगाया है कि आम बंदे को लगे कि शायद इमरान खान के लिए कुछ इतना बड़ा, और नीचे 50,000, 60,000 लाख व्यूज़ आए हैं, और उनमें से भी मैं हैरान हूँ कि उसमें से मेजर व्यूज़ पॉजिटिव हैं कि आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, हमें कहीं से नहीं मिली थी। तो यूट्यूब पे भी बेवकूफ़ बहुत है देखने वाले। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अक्लमंदों को दिखाना अपना चैनल या बेवकूफ़ों को दिखाना, या आपका थ्रेशोल्ड कितना। गालियाँ पड़ती हैं, बहुत पड़ती हैं। अब कुछ लोग बड़े थिक स्किन्ड हो गए, या उन्होंने काम किया कि वो कमेंट देखते ही नहीं है। जिन्होंने भी शर्मी करनी है वो कमेंट देखने की ज़रूरत क्या है। अब मेरे जैसा बंदा जो तकरीबन अपना 70% कमेंट फॉलो कर रहा होता है, मैं लोगों से सीख रहा होता हूँ, लोगों के सजेशन देख रहा होता हूँ, तो उस सिलसिले में आप सबसे पहले देखिए कितना कंटेंट बना सकते हैं और कितना अरसा बना सकते हैं। मेरा चैनल चौथे महीने मोनेटाइज हो गया था, लेकिन मैं नहीं समझता कि हर किसी का होगा। जिसने आना है वो समझे कि 8 महीने ऑन एवरेज है
جو بڑے ہمارے سینئرز کہتے ہیں کہ 8 مہینے کم از کم آپ کو لگتے ہیں کہ آپ کا چینل مونیٹائز ہو. اور مونیٹائز ہونے کا مطلب قطعاً یہی ہے نہیں ہے کہ آپ کو فوراً ڈھیر سارے پیسے آ جائیں گے. ہو سکتا ہے پہلے مہینے آپ کو $20 آئیں, اگلے مہینے آپ کو $25 آئیں, چوتھے مہینے جا کے آپ کا $100 کمپلیٹ ہو, جو پہلی ٹرانزیکشن یوٹیوب سے نکلوا سکتے ہیں. $100 سے کم آپ یوٹیوب سے نکلوا نہیں سکتے. تو اس دوران آپ نے خرچہ کہاں سے کرنا ہے, گزارا کہاں سے کرنا ہے, اور باقی چیزیں کہاں سے کرنی ہیں, یہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور پھر سب سے پہلے کوشش کریں کہ آپ کے انٹرسٹ کی فیلڈ کون سی ہے. ایسی فیلڈ میں مت جائیں جو آپ کے انٹرسٹ کی نہ ہو. آپ وہاں پر بور ہو جائیں گے, بہت جلدی میدان چھوڑ جائیں گے. اب میں نے ایک اپنی فیلڈ ڈھونڈی کہ پاکستان کے ریسورسز, پاکستان کے منرلز, پاکستان کی کراپس, ہم مطالعہ پاکستان میں سنتے آئے تھے, بور ہو گئے تھے کیونکہ ہمیں اتنی برے طریقے سے سمجھائی گئی. اور پھر ہم نے معاشرے میں جا کے دیکھا یار کہ ان چیزوں کو فائدہ کوئی نہیں ہے. کہنے کو ہمارے پاس تھر کول کے ذخائر دنیا کے چھٹے بڑے ذخائر ہیں, وہ کس کام کے ہمارے پاس ریکوڈک کے ذخائر ہیں 5ویں بڑے, ہمارے کس کام کے ہیں. پھر میں نے اپنے چینل کو اسی کی گرد جب اسپیشلائزڈ کیا, میں نے فوکس دیکھا, میں کہا چلے میں دیکھتا ہوں اس پہ کیا کام کرتا ہوں. تو میں جا کے اس چیز میں حیران ہوا کہ پاکستان میں کوئی ایسا ایک ادارہ نہیں ہے جس نے کبھی پاکستان کے ریسورسز پہ کام کیا ہو. کوئی ایسی ایک انوینٹری نہیں ہے آرمی سے لے کر سیولین نیٹ ورک تک کہ جہاں پر جا کے آپ پوچھ سکیں بھائی جان اس ڈیٹا سے متعلق, اس سے متعلق. اگر لائف اسٹاک والے ہیں تو ان کو کراپس کا پتہ نہیں ہے, کراپس والے ہیں تو ان کو منرلس کا پتہ نہیں ہے, منرلس والے ہیں تو ان کو آئی ٹی سیکٹر کا پتہ نہیں ہے, آئی ٹی سیکٹر والے ہیں تو ان کو فارمرس کے ایشوز کا پتہ نہیں ہے. تو ان چیزوں کو ایک جگہ پہ, ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کی کوشش کی میں نے اپنے پلیٹ فارم رچ پاکستان کے نام سے. حالانکہ پچھلا 1-1.5 سال میں کہتا ہوں عمران خان کے بعد اگر کسی کو سب سے مشکل پڑا ہے وہ تو مجھے پڑا ہے. کیونکہ میں بیسیکلی ہوپ بیچتا تھا لوگوں کو, ایک پازیٹیو اینگل لوگوں کو دکھایا کرتا پاکستان کا کہ ٹھیک ہے ہم 24 کروڑ کا ملک ہیں, تو جس گھر میں فوتگی ہوتی ہے خدا نہ خواستہ, اس گھر میں بھی لوگ مر نہیں جاتے. ایک شخص فوت ہوتا ہے, اس کے پیرلل چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, کوئی اس کے تدفین کا کام کر رہا ہوتا ہے, اور یہ ملک 24 کروڑ کا ملک ہے. اس ہر گھر میں فوتگی کی خبر نہیں ہوگی, بہت ساری اچھی خبریں ہوں گی. جو ڈیمز بن رہے ہیں اس ملک میں بن رہے ہیں, عمران خان کے آنے سے رکے نہیں ہیں, یا شہباز شریف کے آنے سے وہ اسپیشل نہیں بنیں گے. جو اس ملک میں موٹر ویز بن رہی ہیں, انڈسٹریز لگی ہیں. تو ہمارا اینگل آپ نے سوچنا ہے کس طرف جانا ہے, اور سب سے بڑھ کر نمبر آف ایپیسوڈ لکھ لیں ایک دفعہ پیسے ضائع کرنے سے پہلے کہ میں کتنا عرصہ کانٹینٹ بنا سکتا ہوں. سال بعد جا کے آپ سوچیں کہ آپ اپنا خرچہ یہاں سے نکالیں گے. اس سے پہلے اگر آپ کا چھکا لگ جائے, یا دوسرا راستہ میں نے راجہ ابراہیم والا آپ کو بتایا ہے, اگر وہ آپ چوز کرنا شروع کر دیں تو وہ اس کے علاوہ ہے. جی آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ.